हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मनुष्य में पाचन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में पाचन के लिए जो है एक विशेष प्रकार का अंग तंत्र पाया जाता है जिसे हम लोग कहे थे पाचन तंत्र या आहार नाली से कहे थे। ठीक है, इस पाचन तंत्र या आहार नाल के निर्माण में जो है विभिन्न प्रकार के जो है पाचन अंग एवं पाचन ग्रंथि भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे उसमें से पाचन अंग के बारे में। तो हमारे पाचन अंग कौन कौन है ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमारे पाचन अंग है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और जो है बड़ी आंत, मल द्वार। ठीक है, पाचन ग्रंथि के बारे में बताया था मैंने आपको कि हमारी पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्यास से। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा के बारे में जो है हम लोग डिस्कस किए थे, बात किए थे मुख गुहा होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत के बाद हो गई बड़ी आंत और मलद्वार क्या है, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पाचन ग्रंथि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ग्रास नली क्या है या खाद्य नली जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, यह एक छोटी लंबी मांसल नलिका नुमा संरचना है। इसका एक छोर ग्रसनी जिसे हम फेरिंग्स कहे हुए थे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आप खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, खाना खाने वाली जो द्वार होती है उसकी नली और सांस लेने वाली नली जहां एक साथ मिलती है उसे ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है, तथा दूसरा छोर अमाशय से जुड़ी होती है। इस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है, यह केवल भोजन को मुख गुहा से अमाशय में जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि ग्रास नली कैसा होता है। कहने का मतलब हो गया कि जब आप खाना खाते हैं या हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने में जो मुख गुहा के साथ साथ और सारे हमारे जो मुख के अंग है, मुख गुहा के अंग है, जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद जब हम भोजन को निगलते हैं तो जिस पाइप से होते हुए भोजन हमारे अमाशय में पहुंचती है, स्टमक में पहुंचती है। ठीक है, तो जिस पाइप से होकर पहुंचती है उसी पाइप को कहा जाता है ग्रास नली। ठीक है, यह एक छोटी लंबी मांसल जो है नलिका नुमा संरचना होती है। अब हम लोग जानते हैं कि अमाशय क्या होता है। ठीक है, अमाशय क्या होता है, तो अमाशय जो है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा मांसल एवं थैलीनुमा संरचना है। इसका अगला भाग ग्रास नली से तथा पिछला भाग छोटी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है, अगला भाग जो है अमाशय के ग्रास नली से तथा पिछला भाग जो है छोटी आंत से जुड़ी होती है। अमाशय को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक भाग, फुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग जो होता है अमाशय का सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है कार्डियक भाग। पुंडिक भाग जो है यह अमाशय का मध्य भाग होता है। पाइलोरिक भाग जो है अमाशय का सबसे निचला भाग होता है। अमाशय के सबसे निचले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि अमाशय के तीनों कार्डियक भाग, फुंडिक भाग और पाइलोरिक भाग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अमाशय के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अमाशय के भीतरी सतह पर अनेक छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं। अमाशय के भीतरी सतह पर छोटा छोटा ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं या इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है, जिससे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है जिससे जठर रस निकलता है। ठीक है, उस जठर रस में जो है HCl, म्यूसिन, पेप्सिन इत्यादि पाया जाता है जो कि गैस्ट्रिक जूस है। इसका काम है, ये सब पाया जाता है, इसका काम है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को पचाने में यह मदद करता है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले अम्ल भोजन के साथ साथ आने वाले जीवाणु को भी नष्ट करता है तथा पाचक एंजाइम पाचन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है,
पाचक एंजाइम के रूप में जो है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के रूप में है जो HCl, म्यूसिन, पेप्सिन, जो कि एक अम्ल है। ठीक है, यह पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अमाशय के बाद जो है आंत के बारे में। ठीक है, तो अमाशय के बाद जो है छोटी आंत क्या होती है। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है। छोटी आंत जो है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। पूछ दिया जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई जो है 6 से 8 मीटर होता है। छोटी आंत को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा कि आंत किस तरह से होता है और उसके 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला भाग है ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम भी कहा जाता है, जो कि छोटी आंत का सबसे अगला भाग होता है। उसके बाद जो है छोटी आंत की मध्य भाग होती है, जिसे जेजुनम कहा जाता है। सबसे निचले या पिछले भाग को, छोटी आंत की सबसे पिछले भाग को इलियम कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत की सबसे पिछले भाग को इलियम कहा जाता है और सबसे अगले भाग को गृहिणी, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत के सबसे अगले भाग को ग्रहणी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी आकृति कैसी होती है, तो सी होता है। सी जिस तरह से होता है, सी लेटर जो होता है ABCD, ठीक है, तो उसका सी जैसा होता है ना, उसी आकार का होता है, सी जैसी होती है। तथा मध्य एवं पिछले भाग को क्रमशः जेजुनम एवं इलियम कहा जाता है। मध्य एवं पिछले भाग को जेजुनम एवं इलियम कहा जाता है। ठीक, छोटी आंत के भीतरी सतह पर जो है अनेक आंतीय ग्रंथि पाया जाता है। छोटी आंत के भीतरी सतह पर अनेक जो है आंतीय ग्रंथि पाया जाता है, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इस आंतीय ग्रंथि से आंतीय रस निकलता है, जिसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहा जाता है। मतलब इंटेस्टाइनल जूस का स्त्रावन होता है। कहाँ से? आंतीय ग्रंथि से। आंतीय ग्रंथि से आंतीय रस निकलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है। आंतीय रस को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। आपके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा कि आंतीय रस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देगा सक्कस इंटेरिकस और कुछ भी देगा। ठीक है, तो हम लोगों का टिक लगाना है सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस किसे कहा जाता है? जो आंतीय रस होता है, उस आंतीय रस को जो कहा जाता है सक्कस इंटेरिकस। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के भीतरी सतह पर पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचना, जिसे रंसाकूर या भिलाई भी कहा जाता है, के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद जब हमारे आमाशय में आता है यानी पेट में आता है, तो पेट में से जो है उसमें से कुछ जूस का स्त्रावन होता है, जैसे HCl हो गया, म्यूसिन हो गया, पेप्सिन हो गया। ये सब जो है आमाशयीय रस का स्त्रावन होता है, निकलता है, जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। अब उसके बाद जो पाचन हुआ, पेट में होने वाला था वह हो चुका। उसके बाद भोजन जो है आगे की तरफ बढ़ता है। आगे की तरफ जो है भोजन आता है कहाँ पे? तो छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब आता है तो छोटी आंत में जो है उसकी भीतरी सतह पर कुछ ग्रंथि पाई जाती है, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, मतलब कि आंतीय ग्रंथि से आंतीय रस निकलता है। क्या निकलता है? आंतीय रस निकलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, अब इस आंतीय रस को क्या कहा जाएगा? तो इस आंतीय रस को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। इस आंतीय रस को सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। जब भोजन पच गया तो उस भोजन से हमें एनर्जी की यानी ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ऊर्जा का अवशोषण जो है छोटी आंत में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है, तब उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। तो अवशोषण किसका होगा? तो ऊर्जा का। तो इलियम के भीतरी सतह पर पाई जाने वाली एक उंगली नुमा संरचना होती है,
जिसे हम लोग रंसाकूर कहते हैं, इसी रंसाकूर के द्वारा जो है एनर्जी का या कहिए तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है भोजन पच गया बढ़िया से, थोड़ा बहुत बच गया तो उसके बाद जो है यह बड़ी आंत में चली जाती है। कहाँ? बड़ी आंत में। तो यह आहार नाल का सबसे पिछला भाग होता है। आहार नाल के सबसे पिछला भाग को बड़ी आंत को कहते हैं। ठीक है, बड़ी आंत को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, कोलोन और मलाशय या रेक्टम भी से कहा जाता है। उसके बाद जो है बड़ी आंत के अगले भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहा जाता है, जहां अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है, तथा सबसे पिछले भाग को मलाशय कहा जाता है, जहां जल विहीन अपचा भोजन मल के रूप में जमा रहता है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। मलद्वार मतलब एनस। जब हम लोगों का भोजन अच्छी तरह से पच गया, कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में पचने के बाद जो है वह भोजन बड़ी आंत में आती है। बड़ी आंत में भोजन आया, उसके बाद जो है उस भोजन का जो पाचन होने वाला था हो गया, उससे उसमें जो है कुछ जल के साथ साथ जो है अपचा भोजन, मतलब कि जो पचने वाला था सो पच गया, मतलब अब नहीं पच सकता है और नहीं गल सकता है। ठीक है, उस भोजन से जो है बड़ी आंत में पाई जाने वाली कोलोन होती है, उसके द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण के बाद जो है जल विहीन, मतलब जिसमें जल नहीं हो, एकदम सूखा हुआ। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी हो सकती है जल की मात्रा, मतलब गीला हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम जल की ही तरह, तो जल विहीन अपचा भोजन मल के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, मल मतलब गंदा, जिसे पैखाना करते हैं उसे कहा जाता है मल। ठीक है, जहां से यह समय समय पर मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यदि जल विहीन नहीं होता तो जैसे कहते हैं ना कि पेट झरने लगा, तो क्या होता है, उसके साथ साथ जल की मात्रा ज़्यादा निकलती है। जब हमारे शरीर से जल की मात्रा ज़्यादा निकलने लगता है तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाचन ग्रंथि क्या है, और पाचन ग्रंथि के साथ साथ उसकी आगे की जो कहानी है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।